परमाणु हथियार होना ये दुनिया के लिए ठीक बात नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान भी अपने आप को नेक्स्ट इन द लाइन समझे? बहुत सारी बातें ऐसी जो आज बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए प्रतिशोध के इस अंक में, लेकिन इस खबर के साथ शुरुआत कर रहा हूं। ईरान के 3 शहरों पर इजरायली अटैक, खुर्माबाद, कोम और इस्फहान में गिरी मिसाइलें। इस्फहान की न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक, 5 लोगों की मौत और 4 जख्मी। हर दिन आप ये नाम सुन रहे हैं, कुछ एक नाम हर दिन आप सुन रहे हैं जो कि इजराइल के हमलों के बीच ईरान में आप सुन रहे हैं, जिनमें से एक इस्फहान भी है, जिसमें से एक फोर्डो भी है, जिसमें से एक नतांज भी है। और आज एक बार फिर इस्फहान में हमले की ये खबर सामने आई है। खुर्माबाद, कोम, इस्फहान की न्यूक्लियर साइट पर एक बार फिर से हमला। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कल जो रात बीती, अगर आप ईरान के समय के मुताबिक बात करें तो 9:00 पर वहां पर एक भूकंप आया रिक्टर स्केल में, जिसकी तीव्रता 5 के आसपास थी। कुछ लोगों ने यह कहा कि क्या इस संघर्ष के दौरान ईरान ने अपने किसी न्यूक्लियर हथियार की टेस्टिंग कर ली है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये जो अर्थक्वेक आया है, ये असल में परमाणु हथियार के टेस्टिंग की वजह से। अब यहां पर देखिए आप, ईरान को झटके पे झटके इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वहां कमांडर्स के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। अब ड्रोन यूनिट के उनके जो कमांडर थे उनको भी मार दिया गया है, और बताया ये जा रहा है कि ये झटके जो हैं वहां की लीडरशिप को और वहां के कमांडर्स को एक अजीब भ्रम की और अंडर कॉन्फिडेंस वाली स्टेज में इसलिए लेते जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है न जाने नंबर नेक्स्ट किसका हो। और इस तरीके से टारगेट किलिंग जब एक तरीके से हो रही है वहां कमांडर्स की और वैज्ञानिकों की, तो अब वहां तो ये भी कह दिया गया है। हमारे साथ पीके श्रीवास्तव सर हैं, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव। आप लगातार प्रतिशोध में उनके साथ मिलते रहे हैं और आज जनरल सिवाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका। ये कहा जा रहा है कि वहां स्मार्ट वॉच हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, कमांडर्स को ये कह दिया गया इन सबसे दूर रहो, न जाने कौन तुम्हारी जान ले ले। इस तरीके का डर वहां के लोगों में हो गया है, और ऐसे में लड़ाई लड़ना इजराइल के खिलाफ ये ईरान के भीतर कितनी बड़ी चुनौती होगी एयर मार्शल सर? दिनेश, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वॉर जो है प्योरली टेक्नोलॉजी वॉर है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, और एयर वॉर है। इसमें कॉन्टेक्टलेस वॉर है, और जो कॉन्टेक्ट में चीज आ रही है वही भुड़ुम हो जा रही है। आपने देखा ही कैसे हिजबुल्लाह के साथ हुआ था। तो ये सब मिला जुला करके इजराइल का जो भय है वो पूरा ईरान में व्याप्त है पूरी तरीके से। और ये जो आपने बात की कि जो ये सिस्मिक एक्टिविटी हुई है वहां पर, भूकंप आया है, इस भूकंप के बारे में 2 परिकल्पनाएं हैं। एक ये है, पहली ये है कि शायद एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लोजन किया है ईरान ने बिफोर वो बॉम्ब बना सके। तो ईरान के पास इस वक्त जो 60% वाला है उससे क्रूड बॉम्ब बन सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन वो मेटिंग करके चीज को असेंबल करके फ्यूजन और फिशन बनाने में टाइम लगता है। तो मैं इस संभावना से इसके प्रति मेरा रुझान बहुत कम है। लेकिन जो अटैक्स हुए थे हैवी वाटर पर और जो बाकी अटैक्स हो रहे हैं उनकी वजह से अगर कोई क्षति हुई हो, जो जैसा कि आपने किराना हिल्स के बारे में भी कई बार हुई थी, तो उस संभावना को ज्यादा हम मजबूत करेंगे। बड़ी बात कही जा रही है। ये अर्थक्वेक आया है तो ये हो सकता है कि ये जो धरती का हिलना है दुनिया के उस हिस्से में, ये मुमकिन है कि वहां परमाणु एक्टिविटी कोई हुई हो, लेकिन वो वहां हथियार बनाने की टेस्टिंग हुई हो, इसकी संभावना कम लगती है। लगता है स्टोरेज साइट पर लगता है हमला हुआ है और उसकी वजह से हुआ होगा। जनरल सिवाज का भी नजरिया लूंगा, लेकिन उससे पहले युद्ध के 9वें दिन ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। एक दिन में ईरान के 3 कमांडर मारे गए हैं। ड्रोन यूनिट IRGC कुद्स फोर्स के चीफ मारे गए। IRGC के फिलिस्तीनी मामलों के अधिकारी भी मारे गए। कमांडर्स को एक एक चुनकर, ये यहां पर सबसे बड़ी बात यह है जनरल सिवाच, मुझे लग रहा है कि कुर्सी अगर खाली हो रही है उसकी जगह दूसरे को बिठाया जा रहा है कि भाई अब ये चले गए, इनकी जगह आप आइए। उनका भी नंबर लग जा रहा है। अब लोग ये कहेंगे डेजिग्नेशन मत दो भाई साहब, ऐसे ही काम करते रहेंगे। मुझे तो ये लग रहा है ईरान में। हाँ बिल्कुल दिनेश, इसमें कोई शक नहीं। देखो ये सच्चाई है कि मोसाद जो है इसकी इंटेलिजेंसी इजराइल की, वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ईरान में, और ये सारे कार्रवाई वो करा रही है। और जिस प्रकार से सटीक हमले हो रहे हैं, ड्रोन से हमले कराए इन्होंने, जिस प्रकार से इन्हें टॉप साइंटिस्ट मार दिए, 9 मारे हैं टॉप साइंटिस्ट, जो कि इसका मतलब ये भी शक होने लगा है कि अगर ये साइंटिस्ट मर गए तो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी ये पहुंच गए थे 60% एक प्रकार इनरिचमेंट के और 90 की तरफ जा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि क्या वो अब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके टॉप
पूरे जो साइंटिस्ट मारे। ये तो देखिए ना सर, एक के बाद एक ये लाइन लग गई है। हाँ, देखो ये अगर एक के बाद एक पूरे साइंटिस्ट और कमांडर उनके चले गए, मिलिट्री और सर कमांडर किसी उसको ठीक है, आपके उनके डेप्यूटी भी होते हैं जो उनको उनकी जगह आकर काम कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है उनका जितना समृद्ध अनुभव होता है, जो कैपेबिलिटी होती है, ओवरनाइट रिप्लेस नहीं हो सकती है सर। बिल्कुल नहीं हो सकते। और देखो आप IRGC का कमांडर मारा, आर्मी कमांडर मारा गया, इनका एयरफोर्स का मारा गया, नेवी का कहते हैं कि वो भी मार दिया गया है। तो सच्चाई यह है, अभी ड्रोन का कमांडर मारा गया। अब इतना दहशत फैल गया, कोई बनना नहीं चाहता कमांडर, उसको डर लगता है अगर मैं कमांडर बन गया तो अगला नंबर मेरा होगा। ये सच्चाई है कि ये जो वार किया है इजराइल ने, ईरान की कमर तोड़ दी नहीं सर, और दूसरी बात है मार्शल पीके श्रीवास्तव, तो आप बताइए, मैं तो जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं उसमें यह भी पता चल रहा है, कई जगहों पे मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वहां पर इन्होंने मिसाइल असेंबल की है, मोसाद के लोगों ने वहां ठिकाने बनाए, ड्रोन असेंबल किया, मिसाइल असेंबल की। बिल्कुल सही आपने सुना है। दर्शकों को जानना चाहिए कि मोसाद की इतनी पैठ थी ईरान में कि उन्होंने वहां पर करीब तेहरान से 200 किलोमीटर दूर अपनी यूएवी की फैक्ट्री खोली हुई थी, और उसके अंदर जो उन्होंने टेक्नोलॉजी का उसमें यूज किया था, ये प्रिसिशन अटैक आप देख रहे हैं, जो 9 साइंटिस्ट मर गए। मिलिट्री लीडर्स तो फिर भी उनकी एक हायरार्की होती है, ट्रेनिंग हायरार्की होती है, माफ जो कीजिएगा, replace होते हैं। आपको बीच में रोक के एक बात कह रहा हूं, कई लोग ये भी कह रहे हैं मोसाद अपने आप में बहुत केपेबल है, लेकिन ईरान के अंदर भी बहुत सारा असंतुष्ट धड़ा है जो उस मोसाद को काम करने के लिए कंड्यूसिव जमीन देता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं दिनेश। बिना उस धड़े के, बिना उस तरह की जमीन के आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। अगली खबर दिखाता हूं, उसके बाद आपके कमेंट के लिए आता हूं सर। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है जंग, इजराइल ईरान वॉर पर पुतिन का बड़ा बयान। ईरान के लिए रूस और चीन बनाएंगे यूनाइटेड फ्रंट। पुतिन और जिनपिंग की फोन पर बात हुई, यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे। ये कहने का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है जनरल सिवाज? बिल्कुल, देखो सच्चाई है, कहीं ना कहीं रूस वार्न कर रहा है, चीन भी वार्न कर रहा है। अगर इसके अंदर अमेरिका शामिल होगा तो कहीं ना कहीं खुल के जो है रूस और चीन आ जाएंगे। मगर अगर आप ये देखें कि काबिलियत वाइज, क्षमता वाइज, क्या रूस के पास अभी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ओपनली आ जाएगा? क्योंकि वो एक यूक्रेन के साथ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, और वो रूस वर्सेस नाटो है, क्योंकि पूरे हथियार यूक्रेन को नाटो, तो ये पोस्चरिंग ज्यादा है। हाँ, पोस्चरिंग ज्यादा है। चीन देगा। देखो चीन का क्या है कि 80% उसका जो ऑयल है, जो ईरान करता सप्लाई, वो चीन लेता है। तो अगर कुछ ना कुछ ईरान के ऊपर होता है तो चीन की तो टेसिटली सपोर्ट करेगा ना सर, खुल के तो नहीं आएगा। हाँ, ये पोस्चरिंग करेगा जरूर कि हम यूनाइटेड फ्रंट बना रहे हैं। बिल्कुल, दो बातें और करेगा। हाँ, ये सच्चाई, हथियार, अम्यूनिशन चीन के बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे क्या सर? नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि चाइना और रशिया और चाइना मिलकर कह रहे हैं यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे, ये सॉलिडेरिटी में ईरान के साथ। लेकिन ये पोस्चरिंग ज्यादा लग रही है, उसके और मायने कम है, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। अमेरिका ने रवाना किया ईरान का काल व्हाइटमैन एयरबेस से B-2 परमाणु बॉम्बर्स निकले। डिएगो गार्सिया एयरबेस के लिए ये रवाना। फोर्डो एटमी प्लांट पर हमले की आशंका बढ़ी। B-2 बॉम्बर्स के साथ 8 एयरफोर्स टैंकर्स भी शामिल हैं, मतलब ये रिफ्यूल करने का काम करेंगे। हालांकि B-2 बॉम्बर्स को कहते हैं बहुत दूर तक, बहुत देर तक रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वहां तो पहले ही से B-2 बॉम्बर्स मौजूद है, और ज्यादा भेजे जाने की जरूरत क्या है? दिनेश, अभी जो अगर आप पूरे उसको घटनाक्रम को देखिए तो आपने देखा कि कतर से जो उसमें बॉम्ब, जो आपके F-35 थे, वो वहां से हट गए। आपने देखा वो बॉम्ब शेल्टर्स में चले गए हैं, और इतने सारे बेड़े वहां आ गए हैं जो चारों तरफ से उन्होंने ईरान के इलाके को घेर लिया है। चाहे वो आपकी ये रेड सी हो, और चाहे इधर वाला हॉर्मुज वाला इलाका हो, और चाहे मेडिटेरियन सी का हो, वो सब घिर गया है। और इधर से B-2 बॉम्बर्स रीपोजिशन हो रहे हैं, फ्यूल टैंकर्स रीपोजिशन हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी आप युद्ध बंदी, जो घेराबंदी की जाती है, वो हो चुकी है। जो ट्रंप ने 2 हफ्ते बोला है, वो 2 हफ्ते नहीं बोला है, क्योंकि ट्रंप ऐसा नहीं है कि अपनी बातों को पूरी तरीके से रखता है। ट्रंप बोलता कुछ है, होता कुछ है, करता कुछ है। ये तो हम पहले भी कह चुके हैं। अगर ये कहें तो ये जो आप देख रहे हैं रूस और चाइना, गौरव, जो मेजर गौरव आर्या के अगर शब्दों में कहूं तो चूरन खिला रहे हैं ईरान को। वो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो उससे लड़ रहा है। ये वॉर ऑफ एट्रिशन है। उनके अपने मिसाइल उनको चाहिए, उनको अपने गोला बारूद चाहिए। मेरे को तो एक चीज बताइए, B-2 बॉम्बर्स को और ज्यादा डिएगो गार्सिया में भेजने का मतलब पहले से ही है वहां?
हैं, लेकिन हर चीज को मैंने आपके शो में पहले भी कहा था कि उनकी रीपोजिशनिंग करनी पड़ती है, किस वेक्टर से वो आएंगे। अच्छा। क्योंकि वहां से पता चलेगा यहां से आ सकते हैं। अगर आपने डिस्पर्स कर दिया तो किस वेक्टर से किस तरफ से आएंगे, आप कहां अपनी ये नाकेबंदी करें, वो उनके लिए नाक में दम करेगा। ये एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव लगातार आपको समझाते रहे हैं कि फोर्डो जैसी जो जगहें हैं जो कई 100 फुट जमीन के नीचे हैं और वो कई जगहों पर पहाड़ों में और बंकर बनाकर नीचे छिपाई गई जो चीजें हैं उनको फोड़ने के लिए ये बॉम्ब, ये जीबीयू ना सर, जीबीयू 57 का इस्तेमाल होगा और वो बॉम्ब लेकर जाने वाले जो बॉम्बर्स हैं वो B-52 है। ठीक है सर, बिल्कुल तो ये इसीलिए वहां पर तैनात है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जनरल सिवाज, लेकिन उससे पहले ईरान का इजराइल पर जबरदस्त अटैक, ये खबर देख लीजिए। एक के बाद एक 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, हाइफा से टेल अवीव तक कोहराम मचा दिया। सर ये मिसाइलों के संदर्भ में मतलब पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, पांचवें दिन, किस जगह पर ईरान अपनी मिसाइलों का ऐसा इस्तेमाल करेगा जैसा उसने करना शुरू कर दिया है, ये उसने कैसे तय किया होगा? देखो ये सच्चाई है कि ये ऐसा लग रहा था लड़ाई में कि इजराइल का पलड़ा बहुत भारी है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने सरप्राइज अटैक किया, टॉप कमांडर मार दिए, मिलिट्री कमांडर, साइंटिस्ट मार दिए, और ऐसा लग रहा था कि ईरान कुछ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। मगर जब से उसने अपनी मिसाइलें फायर करनी स्टार्ट करी हैं, चाहे सैजल मिसाइल है या फतेह है या ड्रोन हैं जो शाही ड्रोन, ये मुझे लगता है कि काफ़ी नुकसान इजराइल पे भी हुआ है। और इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी कहते हैं काफ़ी हद तक सैचुरेट हो गया, क्योंकि ये आयरन डोम सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं ये भी समझना जरूरी है। एरो 2 भी है, एरो 3 भी है, और उसके बाद पेट्रोइट भी है, और थर्ड डबली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम भी है जो अमेरिका का है। मगर अब ये सुनने में आया है कि वो भी, क्योंकि उसके पास भी गिनत ही मिसाइलें हैं जो काउंटर कर सकते हैं, अब 15 से 20% जो मिसाइलें फायर की थी ईरान ने वो जमीन पे गिरी क्योंकि आप लोग सर ये इतने सीनियर वॉर वेटरन्स, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं सर कि किस घड़ी कोई मुल्क ये तय करता है कि अब मैं अपना ब्रह्मास्त्र, मतलब उनका फिलहाल तो ब्रह्मास्त्र यही मिसाइलें ही है ना जिनका, ये इतना लेट क्यों किया उसने पहले? देखिए ऐसा है, इनके पास, मैंने पहले भी आपके शो में बताया था कि 3 मिसाइलें हैं जो सबसे इनके पास हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक मिसाइल को जो एयर डिफेंस नेटवर्क है इजराइल का, उसको इंगेज करने में दिक्कत आती है। तो टॉप वाला बताया था एरो 2 है, एरो 1 है जिसको एरो एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, उसके बाद डेविड स्लिंग है, उसके बाद जो है इनका एक आयरन बीम भी है, फिर आयरन डोम है। आयरन डोम का बेसिक पर्पस है रॉकेट्स वगैरह इन प्रोजेक्टाइल्स को करना, वो 70 किलोमीटर तक का है। लेकिन अब थर्ड का रोल ये होता है कि थर्ड एटमॉस्फेयर के ऊपर जाकर के इंगेज करेगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम वाला की लगाइए प्लीज। हाँ, तो अब जो थर्ड ऊपर जाके इंगेज करेगा तो जितनी भी मिसाइल्स इजराइल तक पहुंच सकती हैं वो सारी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। अब इजराइल को एक ही सामना करना पड़ा, इनकी जो खीबर शिकान मिसाइल है उसका आरसीएस बहुत कम है, वो ईडब्ल्यू रेजिस्टेंट है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती है इजराइल को। अब इजराइल ने उसका भी तोड़ निकाला है। आयरन जो इनका आयरन बीम है, जानना चाहता हूं सर वाइड उन लोगों ने डिले क्यों किया अपने इन मिसाइलों को लेकर आने में? इस डिले इसलिए किया कि उनके पास भी एक लिमिटेड स्टॉक है इन पूरी मिसाइल्स का। इस तरह की जो मिसाइल्स वहां तक पहुंच सकती हैं, कुछ ये बोलते हैं, कुछ विशेषज्ञ बोलते हैं कि वो 700 से 800 हैं। आत्मघाती ड्रोन ने इजराइल पर बरसाए बॉम्ब, क्रूज मिसाइल के हमले भी नहीं रोक पाया कई जगह पर इजराइल। हालांकि इजराइल ये भी कह रहा है कि 470 ड्रोन अभी तक यूएवीज उन्होंने हमारी तरफ भेजे हैं और 90% से ज्यादा हमने मार डाले हैं उनके यूएवीज। तो उधर से इजराइल का ये भी दावा है। इसमें सबसे ज्यादा घातक क्या रहा है सर? ड्रोन रहा है? वैसे तो हम देख रहे हैं मिसाइलें तो घातक हैं, ड्रोन इनके कितने कारगर रहे हैं? ड्रोन ज्यादा कारगर नहीं रहे, मिसाइलें रही हैं। देखो इसकी एक चीज समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले जो हमला किया था हमास ने इजराइल पे, उससे सिखलाई बहुत आई कि हमास ने छोटे छोटे ड्रोन किए और इधर इनका आयरन डोम सिस्टम माना हुआ था, वर्ल्ड का माना हुआ था। तो किस प्रकार से 7 अक्टूबर को नुकसान हुआ, क्योंकि क्या है उन्होंने सैचुरेट कर दिया छोटे छोटे आयरन डोम 1000 10,000 और हर एक ड्रोन की कीमत है 1000 रुपए। अच्छा सर एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए बहुत सारे आपने छोटे प्रोजेक्टाइल्स भेज दिए, ड्रोन भेज दिए, इस तरह से भेज दिया और उसके बीच में आपने एक हाइपरसोनिक भेज दिया, तो क्या यह संभव है कि आपका वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है ओवरवेल्म हो जाए और उस समय उस हाइपरसोनिक को ना पकड़ पाए? ये संभव है?
संभव है, मगर इसका भी इन्होंने तोड़ निकाल लिया है। हाँ। मल्टी टीयर किया है, हाँ। किस वेपन किसके लिए यूज करना है, अच्छा। ये किया। जब मैं आपको एक मिसाल, दो चीजें मेरे को सुनना, हाँ। ये बहुत जरूरी है हमारे जी। दर्शकों को बताना जी। कि जो हमास ने किया था तो इजराइल ने एक लेसन सीखा। एक ड्रोन जिसकी 1000 कीमत है, आप 10 लाख की एक मिसाइल उस पर मार रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने भी मल्टी लेयर्ड सिस्टम बनाया और भारत ने इसको जल्दी सीखा। जब भारत की लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, कॉन्फ्लिक्ट जिसको ऑपरेशन सिंदूर है, तो पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन, मिसाइलें, रॉकेट भेजे, हमने उनको हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से उसको नकारा कर दिया। आकाश। वो नहीं बताता हूँ, वो उसकी वजह है। उसकी वजह पहले S-104, उसके बाद बैरक मिसाइल, उसके बाद आपका आकाश तीर, उसके बाद आपका ZU-23 mm ट्विन बैरल, उसके बाद L-70, उसके बाद एंटी ड्रोन। जैसा आपका मान लो, जैसा खतरा वैसा ही इलाज। हाँ। एब्सोल्युटली है। और सुनो, उसके अंदर क्या हुआ, जब ड्रोन आए तो हमने एंटी ड्रोन किया, जब उनकी मिसाइलें आई तो S-400 किया, जब छोटे तो रॉकेट सर, आए ये तो आकाश हम तो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में कभी कभार जाते हैं। इजराइल तो हमेशा इस तरह की सिचुएशन में रहता है, वो तो ज्यादा तैयार होगा। एयर मार्शल श्रीवास्तव, ऐसा है, बिल्कुल सही बताया जनरल शिवाश ने। एक्चुअली ये है कि आपने एक सवाल पूछा जो मूलभूत सवाल था कि अगर ड्रोन्स आ रहे हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ रही हैं और